हेलो एवरीवन। चलिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी पीटी, ठीक है, जो 17th आने वाला है, ठीक है, 30 सितंबर अभी तक के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले जीडीपी का कंसेप्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसको हम टारगेट लेते हुए चल रहे हैं। देखो, जीडीपी का मतलब जो होता है ना, वो होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल गुड कि इसमें कोई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है, ठीक है। मैंने आगे मेंशन किया है। देखो, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है उसको समझो ध्यान से। होता क्या है कि अगर मान लो आपने बिस्किट बनाया, ठीक है, तो बिस्किट बनने के लिए आपको क्या चाहिए? चलो, आटा चाहिए, ठीक है। तो आटा जो चाहिए, तो वो आटा जो है ना, वो किसान लाएगा गेहूं से आटा बनेगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला गुड्स हो गया। लेकिन अपना फाइनल जो गुड्स है वो बिस्किट है। बिस्किट मान लो 25 रुपये का है, ठीक है, और उसमें हो सकता है कि 5 रुपये का आटा है, तो वो इंक्लूड है ना 25 में। अगर 25 + 5 करें, इंटरमीडिएट गुड को हम ऐड कर दें, तो ये 30 रुपीज़ हो जाएगा। फाइनल गुड्स तो हुआ नहीं। फाइनल गुड जो 25 रुपीज़ है, उसमें आटे का दाम इंक्लूड है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल गुड्स लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सर्विसेज भी, तो ध्यान रखना, जीडीपी नॉट फॉर गुड्स। जीडीपी जो है ना, दोनों चीज़ के लिए होता है, सर्विसेज के लिए भी और गुड्स के लिए भी, ठीक है। प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर, ऑफ एन इकोनॉमिक इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। FY मतलब फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज होंगे प्रोड्यूस, उसका मार्केट वैल्यू जो होगा, टोटल मार्केट वैल्यू किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? जीडीपी। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल का 30 मार्च तक, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और इसको कैलकुलेट कौन करता है? तो NSO कैलकुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो ये भी ध्यान पे रखना है कि जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है। अब देखो, NSO के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये किस कमीशन ने बोला था? रंगाराजन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। अब देखो, पहले NSSO था, ठीक है, और CSO था, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया अंडर MOSPI। तो मैं आगे वर्ड यूज़ करूँगा MOSPI, तो समझ जाना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो इनके अंदर ये ऑफिस आता है। तो आप इतना ध्यान रखो, NSO किसके अंदर आता है? तो MOSPI के अंदर आता है, ठीक है। आई गेस क्लियर होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कोई इंटरमीडिएट गुड्स हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्लस कैपिटल गुड्स इसमें होगा। कंज्यूमर प्लस कैपिटल गुड्स को हम लोग लेते हैं, तो ये कीवर्ड से ध्यान पे रखना है। पिछले क्लास में भी मैंने फैक्टर कॉस्ट बढ़ के वर्सेज मार्केट प्राइस बताया था, एक बार फिर देख लो। फैक्टर कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे फैक्टर, मतलब कोई अगर बिस्किट बना रहे उस पर क्या कॉस्ट पड़ रहा है, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट के अंदर लैंड का क्या रेंट है, लेबर का क्या हम लोग पे कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो कमा रहा है, और कैपिटल जो लगा हुआ, कैपिटल पे रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, जैसे बैंक से हमने पैसा लिया, तो ये सारा फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब बिस्किट का बनाने में कितना लगता है, तो बिस्किट बनाने के बाद उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ेगा। अब कुछ हो सकता है कि कोई नया काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देगा। उसके बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है, वो जो बचेगा मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। अब दो चीज है, एक होता है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जीडीपी का मतलब हुआ जहां जहां इंडिया का टेरिटरी है उसी को हम लोग बोलेंगे। जैसे अगर देखो, अगर इंडियन एम्बेसी है ना, और कंसल्टेट्स जो है ना, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो इंडियन एम्बेसी कहीं भी अगर अलग कंट्री में है ना, तो वो इंडिया का टेरिटरी है। तो अगर वहाँ भी कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जीडीपी में आएगा। और लैंड प्लस सी 12 नॉटिकल माइल्स तक, सी का जो 12 देखो, अगर मान लो ये इंडिया है ना, ठीक है, तो जहाँ तक 12 नॉटिकल माइल जाएगा ना समुद्र में, वहाँ तक इंडिया का है। जैसे मान लो फिशिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान पे रखना। एयरक्राफ्ट्स हो गया, शिप्स हो गया, ऑयल प्लेटफॉर्म्स हो गया, जहाँ भी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ऑयल प्लेटफॉर्म जहाँ भी होगा वो भी इंक्लूड होगा इसमें। फॉरनर प्लस इंडियन प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, अगर कोई फॉरनर भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो भी हमारा क्या होगा? जीडीपी में आएगा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम जीएनपी को देखते हैं, इसको और आगे डिटेल में देखेंगे, जीएनपी का मतलब होता है इंडियन रेसिडेंट, वो कहीं भी रह रहा हो,
मतलब जीएनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जो भी नेशनल इंडियन है, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो फॉरेन में रहे, कहीं भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उनको इंक्लूड करेंगे जीएनपी में। इसमें हम फॉरेन नहीं इंक्लूड कर रहे फॉरेनर को, लेकिन हम कोई इंडिया में फॉरेनर है, जीडीपी का मतलब होता है अगर ये इंडिया में कोई फॉरेनर है तो उसको भी हम जीडीपी इंक्लूड करेंगे, लेकिन जीएनपी हम वही इंक्लूड करेंगे जो इंडियन कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नो फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया, नो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फॉरेन रेसिडेंट इंडिया में है तो उनका कोई भी काम किया वो जीएनपी में हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडियन रेसिडेंट कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसको इंक्लूड करेंगे। ये डिफरेंसेस आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, इससे आसान भाषा में कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको समझो, एनएफएआई क्या होता है, ये हमेशा निगेटिव इंडिया के रिस्पेक्ट में, इसलिए अगर आप देखोगे तो अगर ये निगेटिव हो गया, अगर मान लो जीडीपी 100 रुपये का है और एनएफआई निगेटिव है -10 है, तो जीएनपी कितना हो गया 90। मतलब क्या हो गया कि अपना जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से। देखो ना, जीएनपी 90 आ गया और जीडीपी 100 है, तो जीडीपी इंडिया के केस में बड़ा है देन जीएनपी। एनएफआई को डिटेल में पढ़ते हैं, ये है क्या, तो एनएफएआई डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कोई दुबई में रह रहा है वो रेमिटेंसेज भेज रहा है, ठीक है, ग्रांट्स दे रहा है, सब्सिडीज, पेंशन, ये सब बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। अगर ये सब इंक्लूड हो जाएगा ना तो आई गेस एनएफएआई जो है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो जीएनपी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम को और डिटेल में देखें तो ये आईओ माइनस एफआई है। आईओ मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, ठीक है, माइनस इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। इनकम जो भी अब्रॉड से इंडिया आ रहा है और जो भी इनकम आपका इंडिया से अब्रॉड जा रहा है, उसके बीच का डिफरेंसेस तो आप बताओ ना कौन ज़्यादा होगा, एफ यही ना ज़्यादा होगा, इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पे करते हैं, जैसे मान लो हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं तो इंपोर्ट में भी तो बहुत सारी चीज़ें हमें पे करना होता है ना, ऑयल वगैरह महंगा खरीदते हैं हम लोग, तो इसलिए ज़्यादा जा रहा है पैसा हमारा। ठीक है, तो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी अगर आप देखोगे तो आई प्लस आईओ, आई मतलब इंडियंस इन इंडिया एंड इंडियंस इन आउटसाइड। मैंने क्या बोला, इंडिया का लोग कहीं भी कमा रहा है ना उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे, लेकिन जीडीपी में क्या इंक्लूड करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इंडियन चाहे फॉरेन जो भी कमा रहे हैं। ठीक है, चलो अगर हम दो डिफरेंसेस देखें, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। रियल जीडीपी हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन ये बेस ईयर पे हम लोग देखते हैं। इसका बेस ईयर 2011-12 है और कौन डिसाइड करता है, एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऊपर पढ़ा हमने। ठीक है, अब हम जो रियल जीडीपी है ना उसको हम लोग इन्फ्लेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जीडीपी जो रियल जीडीपी उसको इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करते, हम लोग किसको काउंट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, हाई महंगाई, डैन मार गई महंगाई, हम लोग सुनते हैं ना अभी, तो वही महंगाई। ठीक है, कंसीडर इन्फ्लेशन इन कैलकुलेशन। इसको हम करेंट प्राइस में देखते हैं, इसको हम कांस्टेंट प्राइस में देखते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स प्राइस है, क्योंकि कोई बेस ईयर है ना, किसी बेस ईयर को ले लिया। बेस ईयर किसको लिया जाता है, जिसमें कोई नेचुरल कैलामिटीज ना आया हो, वो नॉर्मल ईयर हो, उसको हम बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, राइज ऑफ प्राइस नॉट एडजस्टेड, कोई भी प्राइस राइज हो जा रहा है उसको इसमें एडजस्ट नहीं किया जाता। ये क्वान्टिटिव ग्रोथ है और ये क्या है, क्वान्टिटी एंड प्राइस दोनों का ग्रोथ है इसमें। तो अगर हम मोटा मोटी समझे है क्या, तो नॉमिनल जीडीपी को हम इन्फ्लेशन के लिए काउंट करते हैं, इसको इन्फ्लेशन के लिए काउंट नहीं करते। इसमें बेस ईयर होता है, इसमें करंट प्राइस का बात करते हैं। नॉमिनल, रियल मतलब देखो, रियल मतलब लग रहा होगा, लेकिन उल्टा सोचो, रियल मतलब होता है बेस ईयर, जो पुरानी चीज़ें, रियल चीज़ें मतलब पुरानी चीज़ें मतलब बेस ईयर। ठीक है, आई गेस समझ में आया। अब एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये हमेशा मोर देन 100 ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी। आप मुझे बताओ कौन ज़्यादा होगा, हम इसको करंट प्राइस देख रहे हैं। कोई चीज़ पहले का जो बेस ईयर, कोई 2011-12 में किसी चीज़ का 10 रुपया होगा तो अभी 15 रुपया होगा ना, तो कभी भी अगर हम 15/10 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आप देखो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमेशा क्या होगा बताओ, नॉमिनल अपन रियल क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा अभी के केस में, क्योंकि करंट प्राइस हमेशा किसी भी चीज़ से बड़ा होगा रियल प्राइस। करंट प्राइस मतलब अभी का प्राइस, रियल प्राइस मतलब पुराना। ठीक है, तो हमेशा देखना जब भी जीडीपी डिफ्लेक्टर ग्रेटर देन 1 होगा मतलब वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अब बेसी बात है ना, अगर मान लो पेट्रोल, मान लो हम मानते हैं कि गोल्ड है, गोल्ड का 75 के रेट चल रहा है। ठीक है, और 2011-12 में कितना चल रहा होगा,
कितना बहुत चल रहा होगा, तो 22,000 से 25,000 चल रहा होगा, तो हो गया ना महंगा। ठीक है, तो हमेशा अगर लेस देन 1 होगा तो डिफ्लेशन मतलब महंगाई नहीं है। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा होता है डिफ्लेशन मतलब सस्ता। अब देखो इन्फ्लेशन को हम समझते हैं कि प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, और परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी डिक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछ चुका है। तो परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी का मतलब ये है कि हमारे जो करेंसी का पावर है ना वो कम हो जा रहा है, मतलब जो चीज़ हम 100 रुपये में खरीद रहे थे अब 150 में खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब करेंसी डिवैल्यूएट हो गया। ठीक है, उसका वैल्यूएशन गिर गया। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं सीपीआई। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से कॉमन और लेमैन भाषा में इकोनॉमिक्स का समझाने का कोशिश करूँ। आई होप मैं सफल हो पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं हो पा रहा हूँ तो आप बताना मुझे। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस अगर हम सफल हो रहे हैं तो आप बताना मुझे कमेंट में, तो फिर आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। आई होप 10 to 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं तो ये रिटेल बायर के बारे में देखता है। रिटेल मतलब खुदरा विक्रेता। ठीक है, जो भी रिटेल बायर है, जैसे हम लोग क्या क्या हो सकता है रिटेल में, हम लोग ग्रॉसरी शॉप जाते हैं, मतलब साबुन वगैरह खरीदते हैं, हम लोग फ्यूल खरीदते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, एजुकेशन बिल पे करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सब किस में आएगा? ये सब का सब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा। ये बताता है कि कितना आपका चीज़ें आप खर्चा करो, एक्सपेंड कितना आपका है। तो ये कौन रिलीज करता है? एनएसओ रिलीज करता है। अब देखो एमपीसी जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी क्या करता है? एमपीसी क्या बोला है कि इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, मतलब 4% ±2 ये होना चाहिए इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा महंगाई बढ़ भी जाता है। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हो, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बीच का डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बात करेंगे। तो महंगाई हम इसी में देखेंगे, इसलिए सीपीआई में हम लोग इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। इधर सीपीआई में इन्फ्लेशन देखते हैं, उधर रियल और नॉमिनल में हम लोग नॉमिनल में इन्फ्लेशन देखते हैं। ये दोनों टर्म आपको ध्यान पे रहना चाहिए, दोनों में हम डब्ल्यूपीआई में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते डब्ल्यूपीआई में? कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो मेन जहाँ से मेन होलसेल मतलब समझो, एक रिटेलर होता है एक होलसेल होता है। तो होलसेल में थोड़ी नहीं देखेंगे, होलसेल का हर चीज़ थोड़े नाम पे इफेक्ट पड़ेगा। हमें रिटेल में कितना महंगा पड़ा, होलसेल में तो सस्ता ही मिलता है। ठीक है, अब देखो 4 टाइप के सीपीआई होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 टाइप ऑफ सीपीआई होते हैं। एक होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है सीपीआई फॉर एग्री लेबर मतलब एग्रीकल्चर लेबर, एक होता है सीपीआई फॉर रूरल लेबर। ठीक है, और एक सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड लेबर। ठीक है, देखो जो भी आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, फर्स्ट 3 जो है, जो भी आपका फर्स्ट 3 है, ये तीनों जो होता है इसका डेटा कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो निकालता है। तीनों लेबर है, लेबर ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट निकालता है। ध्यान पे रखना, ये पूछ सकता है आपसे। लेकिन जो सीपीआई है रूरल अर्बन और कंबाइंड का है, उसका डेटा एनएसओ निकालता है, एमओएसपी है। जब भी एनएसओ होगा तब भी एमओएसपीआई होगा। एनएसओ क्या था? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। एमओएसपीआई क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। याद हो जाना चाहिए। अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या डिफरेंस है। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल और सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखो जब भी हम बात करेंगे दोनों के बीच में, तो डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स का बात करता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बात करता है। कोई कॉमन आदमी जो है ना, सर्विस भी तो ले रहा है डॉक्टर के पास जाके, इसलिए इन्फ्लेशन यहाँ पे देखते हैं। इसको कौन डिसाइड करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इसके अंदर इसको रेगुलेट करता है और इसके ऊपर जो डेटा होता है वो निकालता है। इसको कौन निकालता है? सीएसओ एंड लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो क्यों लिखा हुआ है? कि कुछ जो एग्रीकल्चर वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये सब जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो के अंदर आता है। ठीक है, देखो सीपीआई जो है इंडिकेट द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एट द रिटेल लेवल। ठीक है, अभी बताया था एवरेज चेंजेस प्राइजेज ऑफ कमोडिटी एट होलसेल लेवल। होलसेल नाम में ही होलसेल है, तो ये मैंने अपने नोट से ऐड ऑन किया। आई होप आप समझ पा रहे हो। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन डब्ल्यूपीआई, ये क्या होता है? फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट आपको डिफरेंसेस दिखाई दे, कौन सा डब्ल्यूपीआई कौन सा सीपीआई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चर एंड ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं। मैन्युफैक्चर वगैरह हम नहीं देखते। फाइनल स्टेज बिस्किट आ गया, बिस्किट रिटेलर खरीद रहा है, उसको हम देखेंगे। बिस्किट क्या बन रहा है, मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट एंड इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीन, बेसिक मटेरियल, ये सब इंक्लूड होता है। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एजुकेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, मेट्रो का किराया बढ़ रहा है वो देखा जाएगा, रिक्रिएशन अप्रेशल होगा, फूड्स होगा,
होगा, ठीक है, ब्रिवरेजेज होगा, हाउसिंग होगा, मेडिकल केयर होगा, ये सब होगा। अब जो भी डिटेल आप यूज करते हो ना सब आप समझ सकते हो। इसका बेस ईयर क्या है, 2011 से 12। किसका बेस ईयर का बात करें, WPI, ठीक है। और ये 2012 किसका बेस ईयर है, CPI, ठीक है। और बेस ईयर टू बी रिवाइज, ये रिवाइज होने, ठीक है। अब देखो अगर मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग CPI में इन्फ्लेशन देखते हैं। आई होप ये 15 मिनट का लेक्चर मुझे बनाने में तो काफ़ी टाइम लगा है, आपको सुनने में सिर्फ 15 मिनट्स लगेगा। आप इसको बार बार रिमाइंड करके सुनो, ठीक है। जल्दी हम लेक्चर 3 लाएंगे जिसमें आपको कोशिश करेंगे कि मनी एंड बैंकिंग कराने का। गेस मनी एंड बैंकिंग होगा थर्ड लेक्चर में। तो आप इसको एंजॉय करो, अच्छा लगता है कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।